गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मारुति। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन को कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने सेम बुक से बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इस चैप्टर को कवर किया था। इस चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे कि क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के और हम किस किस फील्ड में उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। Without wasting a time, let's roll the intro. बेसिकली आप यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ पे 4 मेजर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। क्या एप्लीकेशन है बायोटेक के एग्रीकल्चर में, क्या एप्लीकेशन है मेडिसिन्स में, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स और क्या एथिकल इशूज़ हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। हम इसको 1 बाय 1 कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है हमारे देश में, इंडिया में और वर्ल्ड की भी अगर हम बात करें तो बहुत समय से हम खेती कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत आपको पता है एक कृषि प्रधान देश है, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारा इंडिया। और यहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर जितने भी आपके जॉब्स हैं, रोज़गार हैं, वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की तो हमारे देश में, इंडिया में या फिर हम वर्ल्ड की भी बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करी जाती हैं। एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, इसका मतलब सिंपली हो गया जहाँ पे हम केमिकली सिंथेसाइज फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसमें हम ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका मैन्योर हो गया, काउडंग हो गया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो हो गया आपका, या डिग्रेडेड लीव्स हो गई। एंड थर्ड है जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप। ये बेसिकली वो है जिसमें हम जेनेटिकली क्रॉप्स को मॉडिफाई करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। देयर इज़ अनदर टर्म इन दिस चैप्टर, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको बता दूं, अराउंड 1950 एंड 60 जो ग्रीन रेवोल्यूशन ये परफॉर्म किया गया था वो बेसिकली किया गया था क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्रॉप्स की, यानी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन को फीड किया जा सके। और इसमें हमने बेसिकली एग्रो केमिकल बेस्ड टेक्निक्स का यूज़ किया था। तो बेसिकली अगर हम बात करें, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉफ हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें तो MS स्वामीनाथन इज़ फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखिए बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम बात भी एग्रीकल्चर की कर रहे हैं तो यहाँ हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और ये जानेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं वो कैसे डिफ़र हो गई आपकी नॉर्मल क्रॉप से। तो सबसे पहले तो देखिए, जो भी एबायोटिक स्ट्रेस होता है, चाहे वो विंड से हो, हीट से हो, आपका प्रेशर हो, या फिर हम ह्यूमिडिटी कह सकते हैं, टेम्परेचर हो, इन सब से ये जो क्रॉप्स होती हैं वो नॉर्मल क्रॉप्स के कंपैरिजन में ज़्यादा टॉलरेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम होता है इन क्रॉप्स के केसेस में। ये हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं, जैसे कि आपके इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक, इनसे ये प्रिवेंट रहती हैं। आपके मिनरल यूजेस प्लांट्स के वो इंक्रीज़ होता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल वैल्यू इस फूड की इंक्रीज़ होती है इन द केसेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वो आता है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। देखिए बेसिकली हम 2 तरीके के प्लांट्स यहाँ पढ़ेंगे, इंसेक्ट रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट। यहाँ आपको एक बेसिक डिफरेंस समझना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड पेस्ट। देखिए पेस्ट जो होते हैं वो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल इन नेचर, और ये आपके क्रॉप्स के साथ साथ लाइव स्टॉक्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं और डिसीज़ काउज करते हैं। बट अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, हार्मफुल और हेल्पफुल इंसेक्ट। तो पहले हम देखेंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। यहाँ पे जो बात हो रही है वो बीटी कॉटन की हो रही है। देखिए बीटी कॉटन क्या है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। बैसिलस आपका थ्रिंजेंसिस जो होता है उसका एक जीन है जिसको हम क्राइजीन कहते हैं, और ये जीन बेसिकली एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि क्रिस्टल इन नेचर होती है और ये टॉक्सिक इन नेचर होती है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया के अंदर तो बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव रहती है, इसलिए बैक्टीरिया को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। बट जब हम इसी जीन को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर ये जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करती है और जो प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, तो जब भी कोई आपका इंसेक्ट बेसिकली इस प्लांट पे अटैक करता है तो ये प्रोटीन जब उस
प्लांट इंसेक्ट के अंदर जाती है तो ये उसके अंदर जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ डेट द गट। जो गट है आपका इंसेक्ट का, उसका जो एल्कलाइन पीएच होता है उसकी वजह से ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ये उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को ख़त्म कर देती है, किल कर देती है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हम जानेंगे वीडियो के थ्रू कि क्या क्या इसमें किस तरीके से ये एक्टिव रहता है। इस बैक्सिलस बैक्टीरिया के अंदर जो क्राइजीन है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है आपका प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म में, और बेसिकली प्रोटीन जब आपके प्लांट में इनकॉर्पोरेट हो जाती है जीन जब, तो और जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है जब इसको आपका इंसेक्ट एनगल्फ करता है तो उसकी गट में एपिथेलियल सेल से अटैच हो जाती है और उससे क्या होता है कि उसकी सेल स्वेलिंग हो जाती है और सेल लाइसिस हो जाती है जिससे आपका इंसेक्ट ख़त्म हो जाता है। बेसिकली हम इसका यूज़ जो है आपके अच्छा ये जब ह्यूमन इंटेस्टाइन में जाता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता ह्यूमन के ऊपर क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन में अटैच नहीं हो पाता। अच्छा, इसका हम यूज़ मॉस्किटोज़ को मारने के लिए भी यूज़ करते हैं, मॉस्किटोज़ के लार्वा को मारने के लिए। साथ ही साथ जब प्लांट में हम इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं आरडीटी टेक्नोलॉजी के थ्रू, प्लांट के अंदर जब हम इस जीन को क्राइजीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो प्लांट बेसिकली प्रोटीन प्रोड्यूस करने लग जाता है और ये प्रोटीन जब एनगल्फ होती है इंसेक्ट के द्वारा तो इंसेक्ट ऑटोमेटिकली इंसेक्ट जो है ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ ये देख लेते हैं, जो क्राइजीन है वो बेसिकली वो कई टाइप्स के होते हैं। क्राई आईएसी, क्राई आईएबी जो कि कॉटन बॉलीवॉर्म एक इंसेक्ट होता है उसके अगेंस्ट प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और क्राई आईएबी ये कॉर्न बोरस एक इंसेक्ट होता है जिसके अगेंस्ट प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो इंसेक्ट हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट जैसे कि लेपिडोप्टेरियंस हो गया या डेप्टेरियंस हो गए, दोनों ही तरीके के इंसेक्ट्स को मारने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इसमें हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज़ करते हैं। देखिए बेसिकली ये क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। जो हमारी जो बॉडी है, चाहे वो ह्यूमन की हो या किसी ऑर्गेनिज्म की हो, प्लांट की हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, एनिमल की हो, सबके अंदर जो सेल्स हैं बेसिकली जब सेल को प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करना होता तो वो आरएनएआई टेक्निक को जो है इंड्यूस करता है। और इस टेक्निक में क्या होता है, नॉर्मली जो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड रहता है, लेकिन किसी वायरस के इन्फेक्शन से या फिर नेचुरली भी बॉडी में जब ये एक्टिव होना होता है तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेंस और एंटी सेंस दोनों तरीके के स्ट्रैंड कैरी करता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसमें जो एंटी सेंस होता है स्ट्रैंड वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन इंड्यूस होती है, डाइसर प्रोटीन, जो कि प्रोटीन उस एंटी सेंस आपका जो आरएनए है उसको जाके बाइंड करवा देती है, किससे, मैसेंजर आरएनए से। और एक कॉम्प्लेक्स जो आपका फॉर्म्ड होता है, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं आपका RISC यानी आरएनए इंटरफेयरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, ये उस एंटीसेंस आरएनए को जब mRNA से अटैच कराता है तो वो mRNA को डिग्रेड कर देता है, और mRNA एक बार डिग्रेड हो जाता है तो बेसिकली इसमें एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का हम यूज़ करते हैं जो कि इंट्रोड्यूस कराता है नेमाटोड स्पेसिफिक जीन को होस्ट प्लांट में। नेमाटोड स्पेसिफिक जीन का मतलब क्या है, जो बेसिकली नेमाटोड है मेलोडिजाइन इनकोग्निशिया, ये इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट्स की रूट को। तो होता क्या है कि हम प्लांट के अंदर बेसिकली जो है इस जीन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की हेल्प से, और ये जीन क्या करता है, ये जीन जो है आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस कैरी आउट कराता है, और जब भी आपका पेस्ट इस पे अटैक करता है तो आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस के थ्रू ये उसकी बॉडी में एमआरएनए को ब्लॉक कर देता है जो कि प्रोटीन बना नहीं पाता, और प्रोटीन बनती नहीं है तो वो आपका इंसेक्ट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका नेमाटोड है मेलोडिजाइन इनकोग्निशिया, बेसिकली ये जो है टोबैको प्लांट की रूट पे इफेक्ट डालता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है आपके एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज़ करते हैं और उसमें नेमाटोड के उस जीन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो जब बेसिकली नेमाटोड की बॉडी में एंटर करेगा तो वो जो है आपका एमआरएनए जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है प्रोटीन बनने का उसको रोक देगा, उसको इनकॉर्पोरेट कर देगा। तो इसमें हम करते क्या हैं, बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेलुलर एमआरएनए स्ट्रैंड है, एक एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड है, 2 आरएनए स्ट्रैंड आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो इसमें स्टार्टिंग किस तरीके से होती है, जो आपका डबल स्ट्रैंड आरएनए जो होता है, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए जो है इसमें एक एंजाइम है, डाइसर एंजाइम। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इससे पहले जब मैंने एक्सप्लेनेशन किया था तो मैंने वहाँ डाइसर को प्रोटीन बता दिया था, बट इट इज़ नॉट अ प्रोटीन, इट इज़ एन एंजाइम। तो जो डाइसर एंजाइम है वो इस और ये जो डाइसर एंजाइम है ये आरएनएस थर्ड टाइप का एंजाइम है। आरएनएस थर्ड का मतलब हो गया ये बेसिकली जो है बिलोंग करता है आरएनएस पे कट मारने वाले एंजाइम को, और आरएनएस थर्ड टाइप का एंजाइम है जो कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है और ये आरएनए को सेंटर से काटता है। तो ये जो एंजाइम होता है डाइसर एंजाइम, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए में से जो एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है उसको बाइंड करा देता है मैसेंजर आरएनए से, और जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं आरएनए RISC यानी आरएनए इंटरफेरेंसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए आप देख रहे हैं ये
एलिसर एंजाइम है, ये किस तरीके से कट कर रहा है आपके एमआरएनए को, और ये जो कटिंग हो रही है ये किस वजह से हो रही है, RISC की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये RISC कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स ने एमआरएनए को डिग्रेड कर दिया। आप देखेंगे किस तरीके से ये जो है आपका एंटीसेंस स्ट्रैंड जो है कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है उस सेलुलर एमआरएनए के, और उस एमआरएनए को डिग्रेड कर दे रहा है। तो जब ये एमआरएनए यहाँ से डिग्रेड हो जाएगा तो बेसिकली वो ट्रांसलेशन प्रोसेस कर नहीं पाएगा, प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जो भी नेमाटोड जब बेसिकली इस नेमाटोड की बॉडी में जब इंट्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे जो है एमआरएनए का ट्रांसलेशन रुक जाएगा और आपका जो है प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। देखिए जैसे ये प्लांट है जिसकी रूट में, इसकी रूट आप देख रहे हैं, इसकी रूट में जैसे ही ये नेमाटोड ने अटैक किया तो RNAi जो इसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये RNAi इसकी बॉडी में जैसे ही जीन इंट्रोड्यूस हुआ उसने RNAi प्रोसेस स्टार्ट किया, प्रोटीन का mRNA ट्रांसलेशन रोक दिया, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुई और आपका जो है एक्सपायर हो गया जो आपका नेमाटोड है। तो इस तरीके से वर्क करता है, दिस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग। आई होप आपको वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है, जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं मेडिसिन्स में बायोटेक का एप्लीकेशन या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल या फिर एथिकल इश्यूज़, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।